हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। तो चलिए हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, संस्कृतियों का टकराव। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यूरोपवासी अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान से मसाले व चांदी प्राप्त करते थे। तो प्रारंभ में क्या था, यूरोपवासी जो थे वो बहुत अभियान चलाते थे महासागरों के माध्यम से अलग अलग देशों को खोजने का, और अलग अलग देशों से पानी के रास्ते से जल मार्ग के द्वारा व्यापार करने का। तो प्रारंभ में जो व्यापार करते थे वो मसाले का और चांदी का व्यापार करते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल निवासियों ने किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो अभियान चलाए और जलमार्गों की खोज करने का प्रयास किया, तो वो किसने किया? स्पेन और पुर्तगाल वासियों ने। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो जिन क्षेत्रों को वो खोजते थे, तो पोप के द्वारा उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वो उन क्षेत्रों पर क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोप वासियों के बीच मुठभेड़ हुई। यूरोप वासियों ने अमेरिकी लोगों की पांडुलिपि और स्मारकों को नष्ट कर दिया। तो ये इन्होंने जो अमेरिकी उपनिवेश था, वहां पर अमेरिका के लोगों के बीच और यूरोप के लोगों के बीच क्या होती है? लड़ाई झगड़ा होता है। और उस लड़ाई झगड़े में जो यूरोप के जो निवासी होते हैं, वो अमेरिका की जो पांडुलिपि हैं और स्मारक है उनको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ऐसा ही इन्होंने क्या क्या किया था? भारत में किया था। ऐसा ही इन्होंने अफ्रीका में किया था अंग्रेजों ने। आगे हम बात करें, कैरेबियन सागर स्थित छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों बृहद एंटीलीज में अरावाकी समुदाय के लोग रहते थे। ये लोग अमेरिका के मूल निवासी थे। तो देखिए, दोबारा हम इस बात को देखते हैं कि कैरेबियन सागर के छोटे छोटे जो द्वीप हैं और एंटीलीज में अरावाकी समुदाय, कौन से समुदाय के? अरावाकी समुदाय के लोग रहते थे, जो वास्तव में अमेरिका के मूल निवासी हैं। तो अमेरिका के मूल निवासी कौन से हैं? अरावाकी समुदाय के लोग अमेरिका के मूल निवासी हैं। अरावाकी लोगों का व्यवहार इतना उदार था कि वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने को तैयार हो गए थे। तो अरावाकी समुदाय के लोगों के अगर व्यवहार के बारे में बात की जाए, तो उन्होंने सभी जो स्पेन वासी थे उनका साथ दिया था सोने की खोज के लिए। तुपिनाम्बा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील नामक पेड़ों के जंगल में बसे हुए गांवों में रहने वाले लोगों को तुपिनाम्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुपिनाम्बा। तुपिनाम्बा किसे बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों के रहने वाले लोगों को तुपिनाम्बा कहा जाता है। मध्य अमेरिका में कुछ सुगठित राज्य कौन कौन से थे? एज़टेक, माया और इंका। इन सभ्यताओं का आर्थिक आधार मक्के की अधिक उपज थी। तो मध्य अमेरिका की सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? एज़टेक, माया और इंका। इनकी जो आर्थिक आधार थी वह थी मक्के की अधिक उपज होना। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एज़टेक सभ्यता के बारे में। देखिए, निवास स्थान मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी है। श्रेणीबद्ध समाज है यहाँ का। भूमि की कमी चिनाप्पा द्वारा पूरा की जाती है। और ये जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। सभ्यता का आधार क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। बच्चों की शिक्षा, कुलीन वर्ग के लोग काल मैकाक, बाकी बच्चे पड़ोस के तपोकल्ली स्कूल में। तो देखिए, जो पैसे वाले जो घर के लोग बच्चे थे वो काल मैकाक स्कूलों में, और जो कम पैसे वाले थे या मध्यम वर्गीय या गरीब बच्चे थे वो तपोकल्ली स्कूलों में पढ़ते थे। लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्राप्त थी, यानी लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, घरेलू काम ज्यादा कराए जाते थे। अब हम बात करते हैं दूसरी सभ्यता, माया सभ्यता के बारे में। यहाँ पर मक्के की खेती होती थी। इस सभ्यता का मुख्य आधार उन्नतशील खेती के तरीके हैं। तो माया सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत अच्छे से खेती करना जानते थे। तो उन्नतशील तरीके से खेती करना माया सभ्यता की प्रमुख विशेषता रही है। सांस्कृतिक विकास, वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित विषय की जानकारी, चित्रात्मक लिपि, ये माया सभ्यता की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। अगली जो सभ्यता है वह है इंका लोग। इंका सभ्यता। इंका सभ्यता में साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। प्रशासन की भाषा क्वेचुआ। प्रशासन की भाषा क्या थी? क्वेचुआ। साम्राज्य का ढांचा पिरामिडनुमा था और उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। सभ्यता का आधार क्या है? कृषि है। और मुख्य फसल यहाँ की क्या है? इंका सभ्यता की मक्का और आलू है। चलिए, तो एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता और इंका सभ्यता के बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों ने यूरोप वासियों को साहसिक खोजों के लिए प्रेरणा दी।
यूरोप की अर्थव्यवस्था में गिरावट तथा ईसाई धर्म के प्रचार की इच्छा से इन यात्राओं को प्रेरित किया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूरोपवासी जो थे वो क्यों समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए प्रेरित हुए। तो पहला कारण यह है कि वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए थे, उन आविष्कारों के माध्यम से समुद्री मार्गों के रास्तों की खोज को प्रेरणा मिली और यूरोप की अर्थव्यवस्था गिर रही थी और ईसाई धर्म का दुनिया में क्या करना था, प्रचार करना था। ये तो तीन प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनके कारण इन्होंने समुद्री मार्ग को खोजने का प्रयास किया। हजारों वर्ष पहले से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका निकटवर्ती द्वीप समूह में अनेक जनसमुदायों का निवास था। इस क्षेत्र में अनेक संस्कृतियां बड़ी सभ्यताओं के रूप में विद्यमान थी। अरावाकी लोकायो समुदाय के लोग खेती, शिकार, मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो अरावाकी जो समुदाय के लोग थे वो क्या करते थे, खेती करते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। वे मुख्य रूप से मक्का, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा की खेती करते थे। कौन कौन सी खेती करते थे, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मक्का, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा की खेती करते थे। तुपिनावा लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील के जंगलों में बसे ग्रामों में रहते थे। उनका जीवन स्वच्छंद था क्योंकि वहां न तो कोई राजा था और न ही कोई सेना थी और न ही कोई चर्च था। तो स्वतंत्र तरीके से रहते थे तुपिनावा के लोग। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के और ब्राजील के, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों पर और ब्राजील के जंगलों में। चलिए तो बात करते हैं माया, एज़टेक, इंका। मध्य और दक्षिण अमेरिका में 3 सुगठित राज्य थे। माया सभ्यता इस क्षेत्र की सबसे पहली और ज्ञात महान सभ्यता थी। तो अगर हम बात करें इन तीनों सभ्यताओं में सबसे पहली जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, माया सभ्यता। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता की नौकरशाही पर्याप्त सख्त थी। इसमें समाज प्रभुत्वशाली लोगों के द्वारा संचालित था और प्रभुत्वशाली लोग इस समाज में सम्मिलित थे। इंका सभ्यता के बारे में बात करें तो इंका संस्कृति दक्षिण अमेरिकी देशज संस्कृतियों में सर्वाधिक विशाल संस्कृति थी। तो देखिए सबसे पहली जो संस्कृति है वह है माया सभ्यता। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे विशाल संस्कृति कौन सी है तो इंका संस्कृति है। राजा सत्ता का उच्चतम स्रोत था, प्रशासन की सभी शक्तियां उसके हाथों में केंद्रीकृत थी। और अगर हम बात करें एज़टेक सभ्यता की तो एज़टेक भी माया सभ्यता के समान एक मध्य अमेरिकी सभ्यता थी। इसका समाज एक श्रेणीबद्ध समाज था। लोग शिक्षा के प्रेमी थे। कुलीन लोगों के बच्चे विशेष स्कूलों में पढ़ते थे। अभी हमने चर्चा की थी कि कुलीन वर्ग के जो लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनके बच्चे जो है वो एक अलग प्रकार के स्कूलों में पढ़ते थे और अन्य बच्चे अलग स्कूलों में। आगे हम बात करें, निसंदेह माया, इंका और एज़टेक सभ्यताओं में कुछ विशेषताएं भी थीं। इन सभ्यताओं का प्रमुख खाद्य पदार्थ मक्का था। क्या था, मक्का था। और उनको कैलेंडर का ज्ञान था। तीनों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। तो तीनों सभ्यताएं कैलेंडर का उपयोग करते थे। 15वीं शताब्दी में सोना चांदी प्राप्त करने की इच्छा, यश अर्जित करने की इच्छा और ईसाई धर्म का प्रचार करने की ईश्वर सेवा करने की भावना ने यूरोपीय नौचालन को सहयोग प्रदान किया। स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अटलांटिक पारगमन की प्रेरणा दी। इन दोनों का अटलांटिक महासागर पर स्थित होना उनके लिए अटलांटिक पारगमन का प्रथम महत्वपूर्ण कारण बना। तो यानी अटलांटिक महासागर पर ये क्या थे, उपस्थित हैं, तो इन्होंने अटलांटिक महासागर के उस पार जाकर दुनिया को खोजने का प्रयास किया। इसी क्रम में पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी ने नाविकों को जलमार्ग द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। तो कौन सा पुर्तगाली शासक था, प्रिंस हेनरी। इन्होंने नाविकों को ये प्रेरित किया कि भाई आप जाइए और जलमार्ग के द्वारा नए नए जो भूमि स्थल हैं उनको खोजिए। इसी प्रकार स्पेन वासियों ने नाविक कोलंबस को भारत की खोज के लिए धन से यथासंभव सहायता की। तो कोलंबस कहाँ की खोज के लिए निकलता है, भारत की खोज के लिए निकलता है। यह सत्य है कि उसने अटलांटिक सागर से होकर भारत पहुंचने का प्रयास किया और अनजाने में ही वह अमेरिका की खोज निकालने में समर्थवान हुआ। तो यानी कि खोज करने चला है वो भारत की, और वो किसकी खोज कर लेता है, अमेरिका की खोज कर लेता है। अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है। अमेरिका में स्पेन ने अपने साम्राज्य का विस्तार बारूद, सैन्य शक्ति के द्वारा किया। स्थानीय लोग स्पेनी शासकों को नजराना दिया करते थे, उनके लिए सोने चांदी की खानों में कार्य करते थे। कोटेंस और उसके सैनिकों को मैक्सिको पर अधिकार करने के लिए किसी विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। तो कोटेंस ने कहां पर, मैक्सिको पर अधिकार कर लिया था। इंका साम्राज्य का ढांचा पिरामिडनुमा था। इसका अर्थ यह है कि यदि एक बार इंका प्रधान जकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी जंजीर अचानक टूट जाती। तो जो इंका साम्राज्य का जो ढांचा था वो कैसा था, पिरामिडनुमा था।
पिंजारो कोर्टेस के विपरीत था। वह गरीब और अनपढ़ था। 1502 ईस्वी में वह सेना में भर्ती होकर कैरेबियन द्वीप समूह में आया। उसने सुन रखा था कि इनका राज्य चांदी और सोने का देश है। तो कौन? पिंजारो। चिनाप्पा सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर उन्हें मिट्टी तथा पत्तों में ढूंढकर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए गए, जिन्हें क्या नाम दिया गया? चिनाप्पा दिया गया। तो चिनाप्पा क्या है? सरकंडे की बहुत सी चटाइयां बुनकर उन्हें मिट्टी और पत्तों से मतलब ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू जो बनाए गए थे उनको नाम क्या दिया गया है? चिनाप्पा। क्रिस्टोफर कोलंबस स्वयं शिक्षित व्यक्ति एक छोटा बेड़ा जिसमें सांता मारिया, दो कैरेबल, पिंटा और नीना थे, को लेकर कैरिबियन सागर में स्थित बहामा पहुंचे थे। कहां पर पहुंचे थे? बहामा। स्पेनी साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़े के प्रयोग पर आधारित सैन्य शक्ति के आधार पर हुआ। स्पेनी लोगों द्वारा दमन और महामारियों ने अमेरिका के मूल निवासियों को विनाश की ओर धकेल दिया। तो स्पेन के लोगों ने अमेरिका जो मूल निवासी थे उन पर काफी सारे अत्याचार किए, जिसके कारण वहां पर जो परिस्थितियां हैं बहुत ज्यादा विपरीत हो गई। आगे हम बात करें, कॉर्टेस ने 2 वर्षों के भीतर मैक्सिको पर अधिकार कर लिया। एज़टेक की स्पेनियों के साथ लड़ाई में 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही ट्लैक्सकलान के लोग मारे गए। हत्याकांड की इस रात को आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें स्पेन वासियों ने बहुत ज्यादा लोगों को हताहत किया। पिजारो एक गरीब अनपढ़ सेना में भर्ती होकर कैरेबियाई द्वीप समूह पहुंचा। उसने सुन रखा था इनका राज्य सोने चांदी का देश है। स्पेन के राजा के समर्थन में पिजारो ने इनका राज्य को जीता। पुर्तगालियों के द्वारा ब्राजील पर कब्जा एक महज इत्तेफाक था। क्या था? इत्तेफाक था, यानी सोची समझे तरीके से ब्राजील पर कब्जा नहीं किया गया था, अचानक से हुआ था। 1549 में ब्राजील में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार की स्थापना की गई। इसकी राजधानी सैल्वाडोर थी। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में इन अभियानों के भयावह परिणाम हुए। उदाहरण के लिए मारकाट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो गई, उनकी जीवन शैली का विनाश हो गया और उन्हें गुलाम बनाया जाने लगा। 1601 ईस्वी में स्पेन के फिलिप द्वितीय द्वारा बेगार की प्रथा सार्वजनिक रूप से रोक लगा दी गई। तो देखिए 1601 ईस्वी में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने बेगार की प्रथा पर सार्वजनिक रूप से रोक लगाई, लेकिन उसने गुप्त रूप से इस प्रथा को चालू रखा। फिर 1609 में एक कानून द्वारा स्थानीय लोगों को पूर्णतः आजादी दे दी जाती है। आज लैटिन अमेरिका के अधिकतर निवासी देशज यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं। उनमें से अधिक लोग कैथोलिक संप्रदाय के हैं। उनकी संस्कृति यूरोपीय परंपराओं और देसी परंपराओं का अनुपम मिश्रण है। अमेरिका की खोज से सोने व चांदी की बाढ़ सी आ गई। इस अधिकता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का विकास किया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के तात्कालिक कारण मारकाट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो गई, जीवन शैली का विनाश हो गया, गुलाम बनाकर खानों, बागानों और कारखानों में काम करवाया जाने लगा। तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाकर और बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। एज़टेक और इंका सभ्यता का अंत पूंजीवादी का प्रादुर्भाव था। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि एज़टेक और इंका सभ्यता का जो अंत है वो किसका प्रादुर्भाव है? पूंजीवाद का प्रादुर्भाव है। नई आर्थिक गतिविधियों का आरंभ, जंगलों का सफाया, भूमि पर पशुपालन, सोने की खोज से खानों का काम आरंभ हुआ। सब कार्य के लिए सस्ते श्रम की मांग प्रारंभ हुई और दास प्रथा की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो इस तरह से जो अचानक स्पेन वासी और पुर्तगाल वासी जो है समुद्री मार्गों के द्वारा अलग अलग देशों की खोज के लिए निकलते हैं। तो अमेरिका, लैटिन अमेरिका पे ये वहां पर कब्जा करते हैं और वहां पर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है। मूल निवासी जो थे वहां के उनको प्रभावित किया जाता है और एज़टेक और माया सभ्यता और इंका सभ्यताओं का अंत होता है और औद्योगिकरण का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हमने ये जो चैप्टर है संस्कृतियों में टकराव, इस चैप्टर को हमने थोड़े से समय में फास्टली इसको रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इस क्लास को दोबारा देखिए। और जो भी स्टूडेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इन क्लासेस के माध्यम से बहुत जल्दी इनको रिवाइज कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर जुड़ने वाले जो पहली बार जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने बहुत सारी क्लासेज डाली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जनरल साइंस की। तो आपके जो भी परीक्षा से संबंधित जो भी सिलेबस है उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। और जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए काम आती है तो उन सभी जगह पर ये क्लासेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़े से समय में आप रिवाइज कर सकते हो। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें। नमस्कार, धन्यवाद।